हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आर.के. साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल। आज मैं 10वीं कक्षा के गणित के एक पार्ट को लेकर के उपस्थित हूं। उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके क्या अर्थ हैं, इसका क्या महत्व है और 10वीं कक्षा में किस तरह के प्रायिकताओं का प्रश्न पूछा जाता है। इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम करने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तब जाकर के आप बहुत सारी बातों को समझ पाइएगा। तो चलिए हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, इनके सभी पहलुओं को समझेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इनके अर्थ को। तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभाविता, और संभाविता को बोलचाल के भाषा में संभावना कहते हैं। आप संभावना जैसे शब्द हमेशा अपने जीवन में सुनते रहते हैं, जैसे कि बारिश होने की संभावना है, आंधी आने की संभावना है, भूकंप आने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, परीक्षा में आप जो है सो फर्स्ट डिवीज़न आएंगे इसकी संभावना है। तो इन तमाम तरह के जो बातें आप लोग सुन रहे होंगे, हमेशा आप संभावना है इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे। तो ये जो संभावना है कोई नई शब्द नहीं है, हम लोग एनी टाइम इस तरह की बातें सुनते ही रहते हैं। तो यही संभावना को गणित में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संभावना कितना रहता है, कितना किसी भी घटना के घटने की संभावना रहता है, कितना जो है नहीं घटने की संभावना रहता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रायिकता का जो अर्थ है संभाविता उसको समझे होंगे। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा है महत्व की, यानी कि प्रायिकता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। देखिए, किसी भी चीज़ों को जानने से पहले आप यह समझ लें कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। जब आप महत्व को समझ जाते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी बातों को जानने की जिज्ञासा होती है और उसको जानने के लिए आप मेहनत भी करते हैं। तो प्रायिकता का भी महत्व समझिए क्या है। दोस्तों, आप कुछ ही दिन पहले सुने होंगे कि बंगाल के खाड़ी में अम्फान चक्रवात आया था, और चक्रवात को आने से पहले ही जो है वैज्ञानिकों के द्वारा संभावना व्यक्त किया गया था। और इस तरह के संभावना व्यक्त करने से जो है जहाँ पर वह चक्रवात किनारे से टकराने वाला रहता है, वहाँ से जो है लोगों को हटा लिया जाता है, जिससे जब वो चक्रवात आता है तो उस समय कम से कम जो है सो जन और धन की क्षति हो। तो कम से कम धन और जन की क्षति होने के लिए किसी भी घटना के संभावना को पहले ही बता दिया जाता है, इससे सचेत हो जाते हैं। इसी तरह से यदि मौसम से संबंधित पहले ही जानकारियां दे दी जाती है, किस तरह की मौसम रहने की संभावना है, तो हमारे भारतीय किसान जो है मौसम के अनुसार ही फसल उत्पादन करते हैं। संभावना जो है बहुत ही मानव जीवन को आसान बना देता है। संभावना के अनुसार लोग योजना बनाते हैं और उसी योजना के अनुसार आगे का काम करते हैं। तो जब किसी चीज़ के संभावना के बारे में हम समझ जाते हैं तो हम खुद को उस योजना या उस घटना के अनुसार ढालने का कोशिश करते हैं, ताकि उससे हमें
लाभ हो या कोई हानिकारक घटना है तो उससे कम हानि हो। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी घटनाओं की संभावना का अग्रिम जानकारी हमें मिल जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि संभावना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम लोगों को समझना है कि संभावना को जानने के लिए गणित का क्या रोल है, यानी कि गणित में पढ़ाई करके हम किस तरह के किसी भी चीज़ों के संभावना को समझ सकते हैं। तो किसी भी घटना के घटने के संभावना को गणित के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, और घटना के संभावना को जानने के लिए उससे जुड़ी हुई कुछ शब्दावली को जानना जरूरी है। तो वह शब्दावली देखिए क्या क्या है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी पड़ेगा। तो उसमें यादृच्छिक, एट रैंडम, इसके बाद आप देखेंगे प्रयोग की कुल संभव घटनाएं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, घटना, इवेंट, प्राथमिक या सरल घटनाएं, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, डिसजॉइंट इवेंट्स, समसंभावी घटनाएं, इक्वालिटी लैकली इवेंट, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, निश्चित घटना, श्योर इवेंट। ये सब शब्दावली है, इसके बारे में जानकारी हम लोग बारी बारी से प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यादृच्छिक, एट रैंडम। यादृच्छिक क्या है? तो यादृच्छिक का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना देखे हुए। यहां पर एक उदाहरण हम पेश करना चाहेंगे। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जब कुछ लोगों के समूह, कुछ बच्चों के समूह क्रिकेट खेलने जाते होइएगा। आप लोग मान के चलिए 10-12 लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट खेलने में बैटिंग करने के लिए किसका बारी सबसे पहले आएगा, उसके लिए आप लोग एक प्रक्रिया अपनाते होइएगा। प्रक्रिया क्या अपनाते होइएगा? तो जैसे कि हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो किस तरह के प्रक्रिया अपनाते थे। एक आदमी बैट लेकर के जाते थे, कुछ दूर जा कर के नमनिंग करते थे और नमनिंग करके उसको बैट से ढक देते थे। और जब नमनिंग हो जाता था, यानी कि इस तरह से लकीर खींच देते थे। मान के चलिए 10 आदमी है तो 10 लकीर खींच दिए, इस पर जो है संख्या लिख दिए। 10 आदमी है तो 10 संख्या लिख दिए। जैसे कि मान के चलिए 1 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए, 10 यहाँ लिख दिए, 7 यहाँ लिख दिए, 6 यहाँ लिख दिए, 4 लिख दिए, 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 8 लिख दिए। इस तरह से लिख दिए और इसको ढक देते थे। केवल ये लकीर दिखता रहता था, इस संख्या को ढक देते थे बैट से। बैट से इस प्रकार से ढक देते थे। तो इस तरह से जो मान के चलिए ये बैट है तो बैट से ढक देते थे। मान ये बैट हो गया, बैट से ढक देते थे। और उसके बाद जो है सभी लोगों को बुलाते थे और सभी लोग जो है इस लकीर पर अपना अपना उंगली डालते थे। जब सभी लोग उंगली डाल देते थे तो बैट को हटा दिया जाता था। अब बैट को हटा देने के बाद किसका उंगली कितने नंबर पर है उस हिसाब से उसका जो है सो बैटिंग करने का क्रम निर्धारित हो जाता था। यानी कि वह जो है उतने नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि बच्चों के द्वारा जो उंगली दिया जाता था उसमें कोई देख करके नहीं देता था, किसी को पता ही नहीं रहता था कि वो कितने नंबर पर उंगली डाल रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना किया जाए, यानी कि जिसमें पता न रहे किसी को, ऐसे घटना को जो है सो यादृच्छिक कहते हैं। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं तो लूडो जब खेलते हैं तो आप पासा को फेंकते हैं जिसमें 6 तक लिखा रहता है। उसको बोलचाल के भाषा में जो है छक्का भी बोलते हैं, छकरी भी बोलते हैं, इस तरह से।
तो मान के चलिए कि आप लूडो खेलते हैं और पासा फेंकते हैं, तो जब पासा फेंकते हैं तो ऐसा थोड़ी ना गारंटी रहता है कि 6 आएगा, लेकिन 6 आने की संभावना रहता है। तो पासा जब आप फेंकते हैं, तो आप जब फेंकते हैं तो इसमें कोई ऐसा तकनीक नहीं रहता है जिस तकनीक से, जिस टेक्नोलॉजी से आपको 6 आ जाए। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप फेंकते हैं और 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, इस तरह से जो भी आए। तो किसी भी चीज़ों को लाने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद आ जाता है। तो पासा फेंकने जैसी जो घटना है वह यादृच्छा होता है। उसमें जो भी अंक आता है वो एट रैंडम आता है, अचानक आता है, बिना किसी भेदभाव का आता है। अब मान के चलिए ताश का एक गड्डी हमारे हाथ में है और किसी लड़के को कहा गया कि एक पत्ती इसमें से खींचो, तो सारे के सारे पत्ती एक जैसे रहते हैं, तो उसमें भी बिना देखे हुए पत्ती निकाला जाता है। तो इस तरह से जो पत्ती निकाला जाता है, तो पत्ती निकालने का जो प्रक्रिया है उसको भी यादृच्छा कहेंगे, यानी कि एट रैंडम एक पत्ती निकाल लिया जाता है। यादृच्छा कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि गणित में हम लोगों के लिए नया शब्द ऐसा लग रहा है, बल्कि ऐसा प्रक्रिया हम लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि सिक्के उछाल करके जो है कभी कभी जीत हार का निर्णय करते हैं, तो कभी कभी जो है खेल में किसका बारी पहले आएगा। क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे टॉस होता है, तो टॉस में जो टीम जीतते हैं उस टीम को निर्णय लेने को कहा जाता है कि आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। तो वो जो टॉस किया जाता है उसमें भी बिना किसी भेदभाव का किया जाता है। उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे हेड ही आ जाए, जिससे टेल ही आ जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अचानक वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इस तरह की जो घटना होता है उसको हम लोग कहते हैं यादृच्छा, यानी कि एट रैंडम। अब एट रैंडम के बाद हम लोगों को जानना चाहिए कि कोई भी ऐसी घटना जो यादृच्छा करते हैं उसमें कितने तरह के घटना हो सकते हैं, टोटल कितने तरह के घटना हो सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्रयोग की कुल संभव घटनाएं। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप सिक्का उछाल रहे हैं। क्या उछाल रहे हैं? सिक्के को उछाल रहे हैं। तो एक सिक्के को जब आप उछाल रहे हैं तो कुल कितने घटना हो सकते हैं? 2 घटना हो सकते हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, 2 घटना हो गए। लेकिन यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, मान के चलिए कि इस हाथ में सिक्का ले लीजिए, इस हाथ में सिक्का ले लीजिए, आप दोनों सिक्के को एक ही बार उछाल रहे हैं, तो एक ही बार जब उछालेंगे और दोनों सिक्का जो है नचते हुए फिर जमीन पर गिरेगा, तो आप देखिए दोनों सिक्का में देखिए किस तरह के घटना हो सकते हैं। तो देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक में हेड दूसरा में टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहला में हेड और दूसरा में टेल आ जाए। यानी कि कुल जो है सो 4 प्रकार के घटना संभव है। आप हजारों बार या 2000 बार भी सिक्का फेंक लो और हर बार देखो दोनों सिक्का को, तो इसी 4 में से एक आएगा, यानी कुल 4 घटना संभव है। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछालिएगा, 2 सिक्का आप दोनों हाथ में ले लीजिए और एक सिक्का किसी और को दे दीजिए और तीनों सिक्के को एक ही साथ उछालिए, तो ये 8 प्रकार की घटनाएं संभव है। कुल घटना 8 हो जाएगा। कैसे? ऐसा भी हो सकता है कि जब आप तीनों सिक्का उछाले और तीनों जमीन पर गिरा नचते हुए, तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, या हो सकता है कि 2 में हेड 1 में टेल आ जाए, या हो सकता है 1 में हेड 2 में टेल आ जाए, या तीनों में टेल आ जाए, या 2 टेल 1 हेड, या 1 टेल 2 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। इस तरह से 8 घटना संभव है। अब आप 4 सिक्के को उछाल के देखेंगे कुल कितना होगा, आप 5 सिक्के को भी उछालेंगे उसमें कुल कितना घटना होगा, इसी तरह से खोज सकते हैं।
कुल घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए आपको कि कुल कितने तरह के इवेंट हो सकते हैं। अब जैसे कि पासे फेंकने की बात है, पासा फेंकना भी एक एट रैंडम क्रिया होता है। उसमें भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि कोई निश्चित अंक आ जाए। कोई निश्चित अंक लाने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी अंक आपको आ सकता है, तो वह भी यादृच्छा है। तो यादृच्छा जब घटना होती है तो उस घटना में कुल कितने तरह के घटना हो सकते हैं। तो चलिए पासे की बात कर लीजिए। अगर पासा फेंकेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि 6 प्रकार की घटनाएं संभव है। इससे ज़्यादा घटना संभव नहीं है। लूडो का पासा जब आप फेंकेंगे और आप चाहेंगे 7 आ जाए, 7 तो उसमें होता ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, वो तो असंभव है, वो नहीं आएगा। तो एक पासे को फेंकिएगा तो ये 6 प्रकार का घटना संभव है। इसी को कहते हैं कुल घटना, कुल संभव घटना। तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभव घटना 6 होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लें। यदि एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभव घटना 2, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव घटना 4, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव घटना 8, यदि एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभव घटना 6, यदि 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं, 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं आप, हम लोग बचपन में ऐसा भी करते थे, जब लूडो खेलते थे तो एक ही डिब्बा में 2 छक्का दे करके फेंकते थे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तब क्या क्या हो सकता है दोनों पासे में। तो ये जो देखिएगा, हो सकता है एक में एक, दूसरा में एक, दोनों में एक एक आ जाए, या एक में एक, दूसरा में 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, या ऐसा हो कि पहला में 2, दूसरा में 1, 2 2, 2 3, 2 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, या दोनों में 5 आ जाए, या एक में 5, दूसरा में 6 आ जाए, या पहला में 6, दूसरा में 1, दूसरा पहला में 6, दूसरा में 2, पहला में 6, दूसरा में 3, पहला में 6, दूसरा में 4, पहला में 6, दूसरा में 5, पहला में 6, दूसरा में 6। इस तरह की कुल आप देखेंगे तो 36 तरह की घटना संभव है। आप खुद भी करके देख सकते हैं। 2 पासे को ले लीजिए एक डिब्बा में, फेंकिए उसको। अब फेंकिएगा, आप 1000 बार फेंक के देख लीजिए, इसी में से कोई ना कोई आएगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यदि 2 पासे को एक साथ फेंकिए या एक ही पासे को 2 बार फेंकिए तो कुल जो है 136 प्रकार के घटनाएं संभव है। इसके बाद आप देखेंगे, जैसे कि मैंने ताश के गड्डी की भी बात किया था, तो ताश के गड्डी में से कोई पत्ती निकाल लेना, यह भी जो है सो एट रैंडम होने वाली घटना है। उसमें भी कोई तकनीक नहीं है जिस तकनीक से आपको कोई निश्चित पत्ती आ जाए, बल्कि सभी पत्ती को आने की संभावना होता है। तो किस पत्ती के आने की क्या संभावना है, इसके बारे में जानने के लिए हमको कुल घटना के बारे में जानना होगा। यानी कि ताश के गड्डी से जुड़े हुए कितने तरह के घटना हो सकते हैं यदि एक पत्ती को एट रैंडम निकाला जाए। अचानक यदि एक पत्ती को निकालें तो क्या क्या आ सकता है, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको जो है वो ताश के गड्डी में पत्ती के बारे में जानकारी रहना चाहिए। ताश खेलना आना अलग बात है, और ताश के गड्डी से एक पत्ती निकालेंगे तो उसको कौन सा पत्ती निकलेगा, उसकी क्या संभावना है, इसके लिए हमें ताश खेल सीखना जरूरी नहीं है, बल्कि ताश के गड्डी में जो पत्ती है उसका नंबर याद रखना जरूर, उसका संख्या याद रखना जरूर। जैसे ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल 52 पत्ते जो होते हैं वो 13 तरह के पत्ते होते हैं, और सभी पत्ते 4 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने 13 × 4 यानी कि 52 पत्ते लिख दिया है।
13 तरह के पत्ते जैसे कि एक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजा, छग्गा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, दहला के बाद गुलाम, गुलाम के बाद बादशाह, बेगम, ये होता है। तो ये 13 तरह के पत्ते होते हैं और सभी पत्ते 4 होते हैं, जैसे एक्का 4, तुग्गी 4, तिग्गी 4, चौगा 4, पंजा 4, छक्का 4, सत्ता 4, इस तरह से 4-4 होता है। 13 तरह के पत्ती और सभी पत्ती 4, इसीलिए हमने 13 गुने 4 यानी कि 52 पत्ते होते हैं। और सब में 2-2 काला, जैसे एक्का में 2 काला 2 लाल, तो एक्का में 2 काला, तो इसी तरह से 13 में 2-2 काला, तो 13 दूना 26, तो काला पत्ता 26 हो गया। और इसी तरह से लाल पत्ता भी सब में 2, तो लाल पत्ता भी हो गया 13 दूना 26। अब लाल में भी एक, लाल में 2 लाल, तो एक लाल पान और एक ठिकरी। काला में भी 2 काला, तो एक काला पान और एक चिड़िया। तो सभी पत्ती में, जैसे कि एक्का है, तो एक्का में एक लाल पान एक ठिकरी, ये 2 लाल हो गया। ये काला पान ये चिड़िया, ये दोनों काला हो गया। तो 2 लाल 2 काला, लेकिन लाल पान 1, ठिकरी 1। तो इसी तरह से सभी में लाल पान 1-1 होगा, तो 13 लाल पान 13 ठिकरी, लाल पान 13, ठिकरी भी 13, चिड़िया भी 13, काला पान भी 13। अंग्रेजी का अक्षर लिखा हुआ पत्ता 4 होता है। अंग्रेजी का एक्का, गुलाम, बादशाह और बेगम, ये जो 4 पत्ते होते हैं जिसमें अंग्रेजी का अक्षर लिखा रहता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के पत्ता हो गया 4 तरह के पत्ता और सभी में 4, एक्का भी 4, गुलाम 4, ये 4 और ये 4, तो 16 पत्ता हो गए। 16 पत्ते हो गए अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ। और 9 गुने 4 36 पत्ते होते हैं जिसमें गिनती का अक्षर होता है, जैसे दुग्गी हुआ, तिग्गी हुआ, तो ये सब होता है। चूंकि 10वीं कक्षा में जो है सो सिक्के को उछालने, पासे को फेंकने और ताश के गड्डी से जुड़े हुए प्रायिकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने जो अभी बात किया कि प्रयोग के कुल संभव घटना, तो इसमें हम लोग सिक्के उछालने पर कुल संभव घटना, पासे फेंकने पर कुल संभव घटना और ताश के गड्डी से एक पत्ती निकालने पर संभव कुल घटना के बारे में बात किया है। इसके साथ ही जो है वस्तुओं से जुड़े हुए सवाल में भी कुल घटना समझना पड़ता है। जैसे कि सेब के एक पेटी में 100 सेब है और एक सेब को निकाल रहे हैं बिना देखे हुए, एट रैंडम, अचानक यदृच्छा एक सेब निकाल रहे हैं, तो वह सेब अच्छा सेब आएगा या खराब सेब आएगा, इसका प्रायिकता यदि पूछा जाए तो इसको कहते हैं सामान से जुड़ी हुई प्रायिकता। तो इसमें कुल संभव घटना उतना ही होगा जितना उसमें सेबों की संख्या है। जैसे पेटी में 100 सेब है तो कुल संभव घटना हो गया 100। 20 सेब खराब है, 80 सेब अच्छा है। 100 सेब में 80 सेब जो है सो अच्छा है और 20 खराब है, तो जितना सेब उतना घटना, तो कुल घटना 100 हो गया। अब पेन का कोई डिब्बा है जिसमें 20 पेन है और उसमें से एक पेन लेना है आपको, तो एक पेन जो लेना है तो उसमें कुल कितने घटना हो जाएंगे, उसमें 20 घटना। यानी कि जितना वस्तु है कुल घटनाओं की संख्या उतना ही हो जाएगा। तो इसको समान से जुड़ी हुई प्रायिकता कहते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 10वीं कक्षा में जो है सामान से जुड़ी हुई प्रायिकता, सिक्के को उछालने से जुड़ी हुई प्रायिकता, पासे को फेंकने से जुड़ी हुई प्रायिकता और ताश की गड्डी से जुड़ी हुई प्रायिकता, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि अभी हम लोग शब्दावली की बात करते हैं, प्रश्न की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, कैसा सवाल पूछा जाता है।
तो कुल संभव घटना हो गया। अब घटना आप लोग समझिए घटना क्या होता है। तो घटना जो है सो हर घटना एक सूचना होता है। जैसे कि आप पासे फेंके, तो पासा फेंकने के बाद आपको जो सूचना मिलती है, जैसे कि आप पासा के ऊपर में जो आया उसके बारे में आप जोर से बोलते हैं। जैसे 3 आया तो बोलते हैं 3, तो सूचना मिला आपको। इसी तरह से सिक्के उछालते हैं, उछालने के बाद जो नचते नचते जमीन पर गिरता है तो हेड या टेल क्या आया वो सूचना आपको मिलता है। तो यही घटना है। इसके बाद समझना है प्राथमिक या सरल घटना, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट्स। तो ऐसी घटनाएं जिसको घटने का जो संभावना है, ये संख्या है सो एक ही हो, तो ऐसे घटना को हम लोग जो है प्राथमिक या सरल घटना कहते हैं। जैसे कि आप एक पासे को फेंक रहे हैं, तो एक पासे को जब आप फेंक रहे हैं तो आपको क्या आ सकता है, 6 तरह के घटना, कुल घटना 6 है, लेकिन एक आने का घटना एक के गो है, सिर्फ एक। 2 आने का भी घटना एक ही है, 3 आने का घटना भी एक ही है। तो जिसका घटना एक ही हो उसको उस घटना को हम लोग जो है प्राथमिक या सरल घटना कहते हैं। इसके बाद जानिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं, डिसजॉइंट इवेंट। ये क्या होता है, जब 2 घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती है तो उन घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं होती है तो ऐसे घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। जैसे यदि कोई पासे फेंक रहे हैं आप, तो बताइए क्या पासे के ऊपर में एक ही बार में 2 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई एक ही आ सकता है। तो ऐसे घटना को, जब 2 घटना एक साथ न हो तो ऐसी घटनाओं को जो है परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। इसके बाद समसंभावी घटनाएं, यानी कि कोई ऐसी घटनाएं जिसमें कुल जितने तरह के संभावना घटना है उसमें सभी का यदि प्रायिकता समान हो तो ऐसे घटना को जो है सो समसंभावी घटनाएं कहते हैं। यानी जितने तरह की घटना उसमें हो रही है सबका संख्या समान हो तो ऐसे घटना को समसंभावी घटना कहते हैं, क्योंकि उसका प्रायिकता भी समान होगा। जैसे चलिए पासे का उदाहरण ले लीजिए। पासा का उदाहरण बहुत अच्छा होगा इसको समझने में। जैसे कोई पासा फेंके तो उस पासा में 1 आने का एक ही घटना है, 2 आने का एक ही घटना है, 3 आने का एक ही घटना है, 4 आने का भी एक ही घटना है, 5 आने का एक ही घटना है, 6 आने का एक ही घटना है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक पासे को फेंकने पर जितने तरह की जो घटनाएं हैं उसका संख्या समान है और इसका प्रायिकता भी, सबका प्रायिकता भी समान होगा। इसीलिए सभी अंक आने की जो घटना है उसको हम समसंभावी घटना कहेंगे। लेकिन जब इसी उदाहरण में कहेगा सम संख्या आने की घटना तो वह समसंभावी नहीं होगा। देखिए सम संख्या जो है 2 है, 4 है, 6 है, तो सम संख्या इसमें 3 है, तीनों में से कोई भी आएगा तो सम संख्या ही माना जाएगा। इसके बाद आइए असंभव घटना की बात करते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो किसी भी प्रकार की एट रैंडम क्रिया हो और उस एट रैंडम क्रिया में ऐसा घटना जो कभी संभव ही न हो, ऐसे घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं।
जैसे एक पासे को फेंक रहे हैं, तो एक पासे को जब फेंक रहे हैं तो 6 से ज़्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 6 से ज़्यादा आने की जो घटना है उसको क्या कहेंगे? असंभव घटना। एक पासे को फेंक रहे हैं और 1 से कम आने की प्रायिकता, 1 से कम आने की घटना, तो चूंकि उस पासे में 1 से कम है ही नहीं, इसीलिए 1 से कम भी नहीं आएगा, तो उसका भी घटना असंभव है, यानी कि कभी ऐसा संभव है ही नहीं। इसके बाद निश्चित घटना। निश्चित घटना ऐसे घटना को कहते हैं जो हर हाल में होके ही रहता है। जैसे कि आप पासे को फेंकने की ही बात करो और आपसे पूछा जाएगा कि पासे को फेंकने पर 7 से कम आने का कितनी घटना है, क्या हो सकता है? 7 से कम अंक आने के घटना के बारे में बताइए। तो यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिए, 7 से कम की बात हो रही है, तो 7 से कम का बात हो रहा है तो 1 से 6 तक आ गया, और हर हाल में 1 से 6 तक आएगा ही आएगा। 1 आया तो भी 7 से कम हो गया, 2 आया तो भी 7 से कम हो गया, 3 आया तो भी 7 से कम हो गया, 6 आया तो भी 7 से कम आ गया। यानी कि 7 से कम आने का जो घटना होगा एक पासे को फेंकने पर, वह घटना एक निश्चित घटना होगा, हर हाल में होगा ही होगा। तो ऐसे घटना को कहेंगे निश्चित घटना। जैसे कि आपको कहेगा एक सिक्का को फेंकने पर हेड या टेल आने की घटना, तो हेड या टेल आने की घटना निश्चित है। हेड या टेल दो ही है ही, तो जब 2 ही है ही तो दोनों में से कोई ही आएगा, गारंटी है। तो हेड या टेल आने की घटना वो निश्चित घटना हो गया। लेकिन जब कहा जाएगा हेड आने की घटना, तब ये निश्चित नहीं है, ये संभव है। संभव है कि हेड आ जाएगा, ये निश्चित नहीं हुआ। यदि आपको कहेगा टेल आने की घटना, वो भी निश्चित नहीं है, संभव है। लेकिन यदि कह दे कि हेड या टेल आने की घटना, तब वो क्या हो जाएगा? संभव घटना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज प्रायिकता से जुड़ी हुई उसके अर्थ, उसके महत्व, शब्दावलियों को समझा, और खास करके सिक्के को उछालने, पासे को फेंकने और ताश के गड्डी से जुड़े हुई सवालों में कुल कितने तरह की घटना हो सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। और 10वीं कक्षा में किस किस तरह के प्रायिकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सवालों से जुड़ी हुई बातें और कुछ ऐसी सूचनाएं जिससे हम लोग इन तमाम तरह के चीज़ों के घटना के संभावना को समझेंगे कि क्या संभावना है। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।